हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आपने हमारे ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 जरूर आपने देखा होगा। ये लेक्चर 2 है जिसमें आप देखोगे उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, और साथ ही साथ आप देखोगे संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु क्या होता है। और आप ये भी देखोगे कि दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको लगवाएंगे इस पर। जानते हैं, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो स्पेशली आपका जितने भी आपके डेरिवेशन होंगे, हर डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल अलग से, न्यूमेरिकल के नाम पे आपको अलग से वीडियो मिलेगी। हम शुरू करने जा रहे हैं अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। पहले देखो यूवीएफ होता क्या चीज है। दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को वी से लिखते हैं, दर्पण से फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से। और तीनों में क्या रिलेशन होता है आप ये देखने जा रहे हो दर्पण के लिए। सबसे पहले आप देखना, हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। आप देखना ऐसे, ये सेंटर हो गया। अच्छा, अवतल दर्पण है तो आप जानते हो पॉलिश इधर होगी, ये लो ऐसे। अच्छा, इसको बनाते समय हमने सेंटर इसको माना था तो ये हमारा सी कहलाएगा। अब आप जानते हो इसके अभिलंबवत यहां सी से होकर गुजरते हुए एक सीधे ऐसे लाइन खींच दो, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे आप क्या कहते हो, मुख्य अक्ष कहते हो। हम यहां पे कोई वस्तु लेंगे, वस्तु को हम लिखेंगे ओ डैश नाम देंगे। आप पूछोगे ऐसा क्यों? वस्तु को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, पहला वर्ड क्या, ओ, तो यहां पे ओ हो गया और यहां पे ओ डैश हो गया। अब इससे प्रकाश किरण निकलेगी, तो आप देखो एक प्रकाश किरण ये निकली समांतर सीधे ऐसे, ठीक। अच्छा, आप जानते हो फोकस, यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलते हो, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या की जो आधी होती है ये फोकस दूरी के बराबर होती है। आप यूं कह सकते हो कि इसका फोकस ठीक मिड में कहीं होगा। अब कोई नाप नहीं रहे, अंदाज से आपका ये दूरी बराबर है, और यहां पे हमने क्या मान लिया, एफ, कैपिटल एफ। आप जानते हो फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से लिखते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, स्मॉल एफ से लिखेंगे, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, कैपिटल आर से लिखेंगे। और जो कैपिटल आर का मान होगा वो फोकस दूरी का जस्ट डबल होगा, दुगना होगा। या आप यूं कह सकते हो कि जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। अच्छा, उसके बाद चलो, मुख्य अक्ष के समांतर आया है ना, तो निश्चित रूप से आपका कहां, फोकस से गुजरेगा। तो ये प्रकाश किरण यहां से निकली और आप जानते हो फोकस से गुजरी, ये लो ऐसे, ये सीधे इधर आ गई। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण आप देखना, यहां से निकाल रहे हैं और जानते हो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो जब वक्रता केंद्र से आप इसको गुजारोगे, आप देखना ऐसे, ये लो ऐसे, ये। तो वक्रता केंद्र से जो भी रेखा गुजर के दर्पण पे पड़ती है वो बैक टू पवेलियन हो जाती है, वापस लौट जाती है। ये प्रकाश किरण आपका वापस लौट के आपका इधर चली जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में देखो, ये कौन सी आपतित किरण है और ये क्या आपतित किरण है, ठीक। तो आपतित किरणें जहां पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बिंब। और बिंब का मतलब क्या, वस्तु। और वस्तु को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जिसका पहला वर्ड क्या, ओ, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया, ओ डैश। और ये कौन सी परावर्तित किरण है, आप देखना यहां से दर्पण से परावर्तित होकर तो इधर आ रही है, और ये भी कौन सी परावर्तित किरण है। दोनों परावर्तित किरणें जहां पे कहीं मिलेंगी, ठीक, आप जानते हो प्रतिबिंब वहीं बनेगा। आप इस बिंदु को यहां पे आई कह सकते हो, ठीक। और आप यहां पे देखना सीधे डायरेक्ट आप ऐसे मिलाओ, ठीक। तो यहां पे आप देखोगे आई और आई डैश हो गया, आई, और यहां पे इसको आई डैश बोलेंगे। आप जानते हो प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या, उल्टा बना, और छोटा बना, और वास्तविक बना। इस प्रकार से आप देख रहे हो दर्पण ने प्रतिबिंब को बनाया। एक बार फिर आपको समझा दें, ये जो वक्रता केंद्र सी से जो प्रकाश किरण गुजरी दर्पण पे पड़ी, और अगर आपको यहीं से कहें कि आप देखो यहां पे इस बिंदु पे अभिलंब खींचो तो यही रेखा अभिलंब होगी और यही आपका प्रकाश किरण जा रही है। आपतन कोण का मान क्या, 0 है, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। प्रकाश किरण इस प्रकार से ऐसे जाएगी। अब इसी डायग्राम में आप देखना, हम इस बिंदु का नाम कुछ दे दें, मान लो ए, ठीक। इस बिंदु का नाम कुछ दे दें बी। साथ ही साथ आप देखना ये आपका, इसको हम कहते हैं ध्रुव, इसको पी से लिखेंगे। और आगे देखना दर्पण का नाम कुछ दे दो आप यहाँ पे, मान लो ये सिरा आपका यहाँ पे M1 हो गया तो इसका नाम M1 मान लिया, और इस सिरे का नाम यहाँ पे M2 हो गया। मतलब दर्पण का नाम क्या, M1 M2। एक काम यहाँ पे और करेंगे, बिंदु ए से मुख्य अक्ष में एक लंब गिराएंगे। आप देखना ये लो ऐसे, इसका भी कुछ नाम देना है, मान लो इसका नाम ने यहाँ पे N दे दिया।
एन कहाँ से? आप जानते हो अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं, पहला वर्ड क्या एन। इस प्रकार से आपने डायग्राम देखा, आप जानते हो वस्तु आपका ओ डैश है और उसका प्रतिबिंब आई डैश है, वस्तु के साथ उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना। यहां से लेकर और यहां तक की दूरी, मतलब कौन? कैपिटल एफ, फोकस बिंदु तक की दूरी, इसको आप क्या बोलोगे? स्मॉल एफ। और बिंदु पी से लेकर आई तक की दूरी को आप क्या बोलोगे? स्मॉल वी, प्रतिबिंब की दूरी। और पी से लेकर ओ तक की दूरी को आप क्या कहोगे? स्मॉल यू से लिखोगे वस्तु की दूरी। मतलब अगर आपसे कहें कि वस्तु की दूरी कितनी, तो आप जानते हो पी ओ, और जिसको किससे लिखेंगे? यू से। प्रतिबिंब की दूरी कितनी, तो आप यहां पे क्या कहो? पी आई, और इसको किससे लिखोगे? स्मॉल वी से। फोकस दूरी कितनी? पी एफ, ठीक, और इसको किससे लिखेंगे? स्मॉल एफ से। और एक जानकारी और आपको दें, दर्पण के बाईं तरफ की सारी दूरियां माइनस चिन्ह के साथ, दाईं तरफ की सारी दूरियां प्लस चिन्ह के साथ, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां प्लस चिन्ह के साथ, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां माइनस चिन्ह के साथ व्यक्त की जाती हैं। अब आप इस डायग्राम में देखना, हम यहां पे नाम ले रहे हैं ट्रायंगल का, ट्रायंगल ओ ओ डैश सी, और साथ ही साथ ट्रायंगल आई आई डैश सी। दोनों को ध्यान से देखना, दोनों का आकार बराबर नहीं है, लेकिन दोनों की डिजाइन बराबर है। आप यूं कह सकते हो कि दोनों समरूप हैं। समरूप का तात्पर्य यहां पे क्या? देखो, आप जानते हो लंबाई और यहां पे क्या? आधार में जो अनुपात यहां पे होगा, लंब व आधार में वही अनुपात यहां पर भी होगा। देखो, समरूप और सर्वांगसम में अंतर है। समरूप में क्या होता है? खाली डिजाइन बराबर है, और सर्वांगसम का मतलब क्या? सर्व अंग सम, सारी भुजाएं भी बराबर, सारे कोण भी बराबर, ठीक, आकार भी बराबर। आप यूं कह सकते हो कि डिजाइन बराबर है तो हम समरूप कहते हैं, और डिजाइन के साथ साथ साइज भी बराबर हो तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। तो हम सर्वांगसम नहीं बोल रहे हैं, हम समरूप बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल ओ डैश सी और ट्रायंगल आई आई डैश सी दोनों समरूप हैं, और अगर समरूप हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स में लंब व आधार का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले आप यहां पे देखना, आरेख से स्पष्ट है कि आप कह सकते हो, आप देखना, आरेख से स्पष्ट है कि, ठीक, त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी दोनों समरूप हैं, ठीक। तो ऐसी दशा में लंब व आधार का अनुपात दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। आप कह सकते हो तो ऐसी दशा में दोनों त्रिभुजों में, ऐसी दशा में दोनों त्रिभुजों में लंब तथा आधार का अनुपात बराबर होगा। आप देखना, लंब तथा आधार का अनुपात बराबर होगा। अतः चलो, तो आप पहले ट्रायंगल में हो, कौन सा? ओ डैश सी। लंब का नाम क्या है? ओ डैश, ठीक, और आधार का नाम क्या है? ओ सी। अब आप चाहे ओ सी को चाहे सी ओ बोलो, ठीक। दूसरे ट्रायंगल में हो, लंब का नाम क्या है? आई आई डैश, ठीक, और आधार का नाम आपका यहां पे आप देखो सी आई, ये हो गया, बराबर हो गया। अब ऐसी कंडीशन में आप देखना, हम यहां पे लंब बटे लंब कर ले, बराबर आधार बटे आधार कर ले, मतलब आप यूं कह सकते हो ओ डैश अपान आई आई डैश, ठीक, बराबर ओ सी अपान सी आई, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये आपने देखा। अब हम यहां पे दूसरा ट्रायंगल यहां पे ले रहे हैं। आप देखो, ट्रायंगल का नाम सुनो, पहले डायग्राम पे ध्यान देना। आई आई डैश एफ दिखाई पड़ा होगा, छोटा सा ट्रायंगल, और दूसरा आपका यहां पे ए एन एफ, ये दोनों समरूप हैं। आप देखो कैसे, ये बिल्कुल सीधी रेखा ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे, और यहां से लंब गिरा इधर, यहां से लंब गिरा इधर, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक। तो आप यूं कह सकते हो कि त्रिभुज आई आई डैश एफ और त्रिभुज ए एफ एन, ये दोनों यहां पे क्या? समरूप हैं। तो आप यहां पे कह सकते हो कि ये त्रिभुज आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज आपका कौन सा? ए एन एफ, दोनों समरूप हैं, ठीक। अतः, ठीक, तो जो काम आपने ऊपर किया वही काम नीचे भी करोगे। मतलब जो छोटा सा ट्रायंगल है आई आई डैश एफ, इसमें लंब व आधार का जो अनुपात होगा वही अनुपात आपका जो बड़ा त्रिभुज है ए एन एफ, उसमें भी वही अनुपात होगा। तो ऐसी कंडीशन में पहले छोटे त्रिभुज में आई आई डैश एफ में लंब व आधार का अनुपात, तो यहां पे आप क्या कहोगे? आई आई डैश अपान, ये लंब हो गया, आधार का नाम क्या हो गया? आई एफ,
ठीक, बराबर। चलो, जो दूसरा ट्राइंगल है आपका ANF, इसमें लंब कौन है? AN, और आधार कौन है आपका यहाँ पे? FN। ये हो गया। ठीक, अब आप देखना लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जैसे यहां पे हमने किया लंब लंब हमने एक तरफ कर लिया, आधार आधार एक तरफ कर लिया, उसी प्रकार यहां पर भी लंब लंब एक तरफ कर लेंगे, आधार आधार हम एक तरफ कर लेंगे। तो यहां पे आप क्या कहोगे? आप देखना I डैश, ठीक, अपान AN, ठीक, दैट इज इक्वल टू IF अपान FN। ये हो गया। अब जरा डायग्राम को ध्यान से आप देखना थोड़ी देर के लिए। आप सुनो, AN जो आपका है वो O डैश के बराबर है। कैसे? आप देखो यहां से समांतर रेखाएं तो खींची गई है, तो आप यूं कह सकते हो AN जो आपका होगा वो O डैश के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो यहां पे, क्योंकि AN दैट इज इक्वल टू O डैश, तो हम चाहे तो AN की जगह पे O डैश लिख सकते हैं। तो यहां पे आपका हो गया फिर I डैश अपान O डैश, ठीक, बराबर IF अपान FN। ये आपका हो गया। अब ध्यान से देखना, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक, और फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखना। तो आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे O डैश अपान I डैश लिखा हुआ है, यहां पे I डैश अपान O डैश लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, इसको आप उलट दो। यहां पे आप देखना O डैश अपान I डैश दैट इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा? FN अपान IF। ये आपका हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ये ठीक, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को ध्यान से देखना। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो निश्चित रूप से राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, ये हम यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों का बराबर करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। अब आप आगे देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा OC, ठीक, अपान CI दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप आ जाओ FN अपान, और यहां पे आप हो जाएगा IF। डायग्राम को ध्यान से देखना, OC ये हो गया, CI ये हो गया, FN ये हो गया, और IF मतलब I यहां पे, F यहां पे, ये हो गया। देखो वर्टिकल वाले आपके सब किनारे हो गए। अब जितना भी आपका यहां पे है डिस्टेंस, सबके सब हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस है। अच्छा, आप जानते हो हमको तो UVF में संबंध चाहिए ना, तो ऐसी कंडीशन में इसको थोड़ा चेंज किया जाए। जैसे हमको यहाँ पे OC लिखा हुआ है, OC मतलब क्या? यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो हम एक काम करें ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? U, ठीक, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? R। तो हम एक काम ना करें, OC लिखा हुआ है, तो आप सुनो, अगर हम आपका इसमें से इसको घटा दें, मतलब कौन सा? O से लेके P तक की दूरी में से C से लेके P तक की दूरी को घटा दें, तो OC हमको मिल जाएगी। तो आप एक काम करो, यहां पे आप देखना OP माइनस, ठीक, अब चाहे OP को चाहे PO को, हालांकि सारी दूरियां इधर से मापी जाती हैं, कहते हैं PO भी कहना चाहिए, ठीक है। आप जानते हो डिस्टेंस का नाम पे वही लिखोगे, इसलिए आप सीधे आपका OP बोल दे रहे हैं। आप देखो OP माइनस CP, ये चलो देखो OC है ये, ठीक, तो आप जानते हो OP माइनस CP, तो OP में CP आपने घटाया, OC निकल आई। अच्छा, फिर CI है, तो CI आपकी ये डिस्टेंस हुई। आप जानते हो यहां से लेके यहां तक की दूरी के R है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? V, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक। तो अगर आप जानते हो इस दूरी में से इस दूरी को घटाएं तो ये दूरी हमको मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे CI लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम चाहें यहाँ पे, तो आप यूं कह सकते हो CP माइनस, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? IP, ठीक। आप देखो CP में से अगर IP घटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा CI, ठीक। अच्छा, फिर आप यहाँ पे आ जाओ, इक्वल करो FN मतलब क्या? ये दूरी हुई। तो आप जानते हो P से लेके और F तक की जो दूरी होगी ये फोकस दूरी कहलाती है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात आप देखना, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे N से लेके P तक की दूरी है, ठीक, तो इसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे। क्यों नेग्लिजिबल मानेंगे? इसको आप समझना, जो मिरर है, अब देखो आपको बेहतर समझ में आ जाए, काफी बड़ा करके हमने दिखाया। जो हम यूज करते हैं जनरली बहुत छोटा मिरर होता है, उसका द्वारक बहुत छोटा होता है, M1 से लेके M2 तक की दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। तो जब आपका द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु A इतनी दूर नहीं होगा, बिंदु A आपका P के बिल्कुल करीब होगा, यहाँ 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 इसी के आसपास होगा। और तब जब लंब गिराओगे तो आप जानते हैं ये दूरी इतनी छोटी आपको मिलेगी, UVF की तुलना में दूरी प्रकाशिका नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे FN लिखा हुआ है, तो अगर हम चाहें यहाँ पे, तो FN की जगह पे सीधे आप यहाँ पे FP भी लिख सकते हैं। आप देखना F और P, क्यों? क्योंकि आप जानते हो FN लगभग बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? FP के। क्यों इक्वल है? समझ पाए कि नहीं? आप देखना
ये M1 से लेके M2 तक की दूरी को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। और आप जानते हो यूज जो करते हैं बहुत छोटे द्वारक का, दर्पण का हम प्राय इस्तेमाल करते हैं। तो जब द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु A इतनी दूर नहीं होगा, P के बिल्कुल करीब होगा, और जब P के बिल्कुल करीब होगा लंब गिराओगे तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो इतना कम आएगा, एक प्रकार से उपेक्षणीय होगा। ऐसी कंडीशन में F से लेके आपका N तक ये दूरी और ये दूरी लगभग आपके यहाँ पे क्या बराबर मान ली गई, FP सीधे लिख दिया गया। अच्छा, अब उसके बाद आओ IF। तो IF का मतलब क्या, I से लेके F की दूरी। तो आप जानते हो P से लेके I तक की दूरी क्या है, V, और P से लेके F तक की दूरी क्या है आपका, स्मॉल f, फोकस दूरी। तो आप जानते हो इसमें से इसको घटा दो, ये निकल आएगा। तो IF की जगह पे आपका यहाँ पे क्या हो गया, IP माइनस, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, FP, ये हो गया। अब सारी वैल्यू रखी जाए, चिन्ह के साथ रखना, बाईं तरफ की दूरी माइनस चिन्ह के साथ, दाईं तरफ की दूरी प्लस चिन्ह के साथ। फिलहाल दाईं तरफ कोई दूरी है भी नहीं दर्पण के उधर उस पार, ठीक। अब आप यहाँ पे आओ, OP का मतलब क्या, O से लेके P तक की दूरी, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी। तो इसको आप किससे लिखोगे, U से, और माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि आप जानते हो बाईं तरफ की दूरी किस में होती है, माइनस में होती है, और वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं। फिर माइनस, फिर यहाँ पे CP का मतलब क्या, ये, ठीक, वक्रता त्रिज्या किससे लिखी जाएगी, R से, क्योंकि बाईं तरफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, -R अपान, चलो फिर CP आपका। तो CP का तात्पर्य यहाँ पे क्या, C से लेके P तक की दूरी, तो ये किससे लिखी जाएगी, -R। फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल हो गया। अब यहाँ पे IP, तो आप जानते हो I मतलब क्या, प्रतिबिंब की यहाँ से दर्पण से दूरी, तो किससे लिखा जाएगा, V से। तो यहाँ पे क्या हो गया, -V, इक्वल करो FP, मतलब P से लेके F तक की दूरी, फोकस बिंब तक की दूरी, जिसको आप क्या कहते हो, फोकस दूरी, किससे लिखते हो, स्मॉल f से लिखते हो। और आप जानते हो बाईं तरफ मापी जा रही है, तो किसमें होगा, माइनस में। ये माइनस हो गया F अपान, फिर IP। तो IP का तात्पर्य यहाँ पे I से लेके P तक की दूरी, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी, किससे लिखा जाएगा, माइनस सिंबल के साथ, -V हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया। उसके बाद फिर आप आगे आओ, FP का तात्पर्य यहाँ पे क्या, फोकस दूरी, तो किससे लिखा जाएगा, -F, ये हो गया, ठीक। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, आप देखना, यहाँ पे माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा R माइनस U अपान, यहाँ पे और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो इसको हम चाहें तो V माइनस R लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आओ, माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, और ये आपका ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -F अपान, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आप देखना, F क्यों, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -V, ये हो गया। अच्छा, इसी को हम चाहें अगर V पहले कर दे, अब बाद में कर दे, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या रिमूव भी हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएगा। तो आपने देखा R माइनस U अपान V माइनस R, दैट इज इक्वल टू -F अपान F माइनस V। ऊपर माइनस दिख रहा है, हम चाहे तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे, आप नीचे माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप देखो R माइनस U यहाँ पे अपान V माइनस R, ये हो गया, इक्वल है तो ये इक्वल हो गया, ऊपर -F है, ये लिख गया, ठीक। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ पे, तो आप जानते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -F और +V। तो V को हमने पहले लिख दिया और F को हमने बाद में लिख दिया, ठीक। अब ऐसी कंडीशन में आप देखना, ये लो, माइनस से माइनस रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप आगे देखना, आप जानते हो R बराबर क्या होता है, 2F, फोकस दूरी का दुगना वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। तो R की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2F माइनस U अपान, और यहाँ पे V माइनस, और R की जगह पे 2F, दैट इज इक्वल टू F अपान V माइनस F, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप जानते हो इसका इससे गुणा, इसका इसमें गुणा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा F, और यहाँ पे V माइनस 2F, दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे 2F माइनस U, ये हो गया, और यहाँ पे V माइनस F, ठीक। अब इससे इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा। अच्छा, उसी प्रकार इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो आप चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VF, इन दोनों का हमने गुणा किया, चाहे FV लिखो चाहे VF लिखो, फिर हमने इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, -2F स्क्वायर, ये हो गया। फिर आप इधर आ जाओ, इक्वल, यहाँ पे इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 2VF, ठीक। फिर आप इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा, -2F स्क्वायर। आप देखना, इसका हमने इसमें गुणा किया तो कितना हो गया, 2VF, और इसका जब इसमें गुणा किया तो कितना हो गया, -2F स्क्वायर, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कितना, U और V, और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, UF, ये लो,
ठीक। अच्छा, फिर आप आगे देखना। अब देखो यहाँ पे -2f² है और यहाँ पे क्या -2f² है। अगर आप चाहो तो पक्षांतर करो, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल कर देना, या अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे आप देखना ये 2f² से 2f² कैंसिल हो गया। देखो आगे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। एक बार फिर आपको समझाएं, अगर आप -2f² को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, +2f², और यहाँ पे क्या -2f² आपस में कैंसिल हो गया। या फिर एक लाइन की बचत हो जाएगी, डायरेक्ट आपका उड़ा दिया गया, आपका यहाँ पे क्या -2f² यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा फिर, तो vf दैट इज इक्वल टू 2vf। ठीक, अच्छा उसके बाद फिर -uv और +uf, ये हुआ। ठीक, अब अगली लाइन देखो आप, यहाँ पे आप सुनो, यहां भी vf है, यहां भी vf है। ठीक, तो इसको हम इधर पक्षांतर कर दें और ये माइनस वाला हम इधर ले आए, तो आप ये देखना अगली लाइन यहाँ पे क्या होगी, uv। हमने क्या किया, जो -uv है इसको हम इधर ले आए, तो क्या +uv हो गया, कोई सिंबल नहीं लगा तो क्या प्लस माना जाएगा। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, 2vf, कौन ये, और इस vf को आप इधर ले आओ तो -vf। ठीक, अच्छा प्लस यहाँ पे uf, ये हो गया। अब आप आगे देखना, तो यहाँ पे हो गया uv, ये हो गया इक्वल टू, और 2vf में vf गया तो कितना हो गया vf, और प्लस यहाँ पे uf, ये हो गया। आप एक काम करो, बोथ साइड uvf से डिवाइड कर दो। आप यहाँ पे कह सकते हो दोनों पक्षों में, ठीक है, u v तथा या f, आप कह सकते हो दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, चलो आप भाग दे दो, तो यहां पे uv अपान uvf, यहां पे vf अपान uvf, और यहां पे uf अपान uvf। ठीक, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब देखो uv, ठीक, तो uv कैंसिल हो गया, यहां पे vf, ठीक, तो आप देखो v और f ये कैंसिल हो गया। फिर यहां पे uf, तो uf यहां पे और u और f यहां पे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार देखो नेक्स्ट लाइन आपकी क्या निकल के आ रही है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/u और प्लस 1/v। ठीक, ये आप यूं कह सकते हो 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ये आपका फार्मूला निकल के आया, किसके लिए, दर्पण के लिए, मिरर के लिए। और कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। अगर न्यूमेरिकल आपको मिले, u का मान, v का मान दिया, f का मान पूछे, आप रख के निकाल दो, या फिर आपका v का मान और f का मान दिया हुआ, u का मान पूछे, आप निकाल सकते हो। आप यूं कह सकते हो uvf में किन्हीं दो का मान देके तीसरा का मान पूछेगा, आप इस फार्मूले में मान रखना, खट से आप निकालना, आप जान जाओगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु कहां होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपने देखा अवतल दर्पण के लिए uvf में रिलेशन आपने देखा। अब इसके बाद हम चलते फिर उत्तल दर्पण के लिए uvf में क्या रिलेशन होता है। देखो उत्तल दर्पण के लिए uvf में संबंध, अगर हम चाहते तो पूरे बोर्ड पे हम डेरिवेशन करके रखते, केवल हमको समझाना रहता, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, आप बोर्ड पे हमको डेरिवेशन करते हुए आप देखो, हर एक स्टेप को आप समझो। और अभी अपने अवतल दर्पण को देखा, uvf में क्या रिलेशन होता है, अगर आप उसको समझ गए तो उत्तल दर्पण बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। क्यों, क्योंकि आधी थ्योरी बिल्कुल वही है। आप देखो हमने इधर की थ्योरी मिटा दी, लेकिन इधर की थ्योरी अभी लिखी हुई है, इसलिए लिखी हुई है कि अभी उत्तल दर्पण बनाएंगे, समझाएंगे, और इतनी थ्योरी वहां पे क्या कॉमन होगी। आप हेडिंग में भी आप देखो सब कुछ वही लिखा हुआ है, बस अवतल को हमने वहां पे चेंज करके उत्तल कर दिया, और इतनी थ्योरी भी वही लिखी है। अभी हम जब समझाएंगे आप देखोगे इतनी थ्योरी कॉमन रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तल दर्पण एक बनाते हैं, आप देखना, ये इस प्रकार से हमने लिया, ऐसे ये ठीक, और इसको बनाते समय सेंटर हमने इसको माना, और क्योंकि उत्तल दर्पण है आप जानते हो पालिश इधर होगी, ऐसे ये ठीक। चेहरा हमको क्या इधर से दिखेगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका मुख्य अक्ष खींचा। मुख्य अक्ष के लिए क्या करेंगे, आप देखो ये सेंटर है, जब उसको हम खींच रहे थे तो हम जानते हो सेंटर इसको माने हुए थे, ये सेंटर हो गया, और सेंटर से यहाँ पे इसके मिड पे ठीक अब लंबवत हमने आर पार एक रेखा खींच दिया, ऐसे ये, और यहाँ पे ऐसे ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब दर्पण का नाम कुछ मान लो इसका नाम M1 है, इसका नाम मान लो M2 है। यहां पे हमने कोई वस्तु लिया, आप देखना ऐसे, ये
बल्कि दर्पण के हिसाब से, द्वारक के हिसाब से और छोटा मान लें वस्तु यहाँ पे। आप देखना ये हमने लिया, ठीक। अब जब तो M1 से लेके M2 तक की दूरी को क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। तो ऐसी कंडीशन में अगर वस्तु काफी बड़ा हो जाएगा तो समांतर किरण ले जाने में हमको दिक्कत होगी, इसीलिए आपको वस्तु को हमने थोड़ा छोटा कर लिया कि समांतर किरणें जाएं, दर्पण पे पड़े। तो आप यहां पे देखना, यहां से एक प्रकाश किरण समांतर आई, दर्पण पे आपतित हुई, ठीक। और दूसरी किरण को हम किधर भेजेंगे? ये वक्रता केंद्र है, दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र की तरफ भेजेंगे। आप देखना ऐसे, ये आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के लिए हमको नियम मालूम है, जो समांतर आई है वो फोकस से गुजरेगी और जो वक्रता केंद्र की तरफ आएगी वो बैक टू पवेलियन हो जाएगी, उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। अभी तुरंत आपने समझा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, आप जानते हो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसका नाम P हो गया, वस्तु का नाम यहाँ पे क्या? O डैश हो गया, ठीक। अच्छा, ये जो आपका आपतन बिंदु है इसका नाम मान लो A मान लो, ये जो आपका आपतन बिंदु है इस किरण के लिए इसका नाम यहाँ पे क्या? B मान लो। अब ऐसी कंडीशन में ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है, फोकस से गुजरेगी। पहले देखो फोकस कहां पे होगा, तो आप जानते हो ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या, और इसकी आधी होती है फोकस दूरी। मतलब फोकस कहां पे होगा? इसके मिड में कहीं होगा, इस जगह पे। ये हमने कैपिटल F लिख दिया, ये फोकस बिंदु हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो समांतर किरण आई है वो दर्पण से, आप जानते हो इस पार तो आएगी नहीं क्योंकि दर्पण है, जाएगी उसी पार, ठीक है। इस प्रकार से भेजो कि लगे कि F से गुजरती हुई जा रही है। मतलब आप यूं कह सकते हो, हमने स्केल ऐसे रखा, एक सिरा कहां पे? F पे, और दूसरा कहां पे? यहां बिंदु A पर, और सीधे प्रकाश किरण आपका इधर निकल जाएगी ऐसे। मतलब जो प्रकाश किरण यहां पे आई वो आपका सीधे उधर निकल गई। अब अगर आपसे पूछे कि देखो ये जो किरण है, ये किरण मुख्य अक्ष के किस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो आप तो कहोगे प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। आप स्केल उठाओगे सीधे और यहां पे ऐसे रखोगे, ये ऐसे, और आप बोलोगे कि सर ये किरण आपका F से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ध्यान देना, प्रतीत हो रही है। बढ़े आगे। अच्छा, आप जानते हो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये कौन सी? परावर्तित किरण। उसी प्रकार यहां पे आओ, ये किरण आपतित किरण यहां पे आई, बिंदु B पे आपतित हुई। आप जानते हो किसकी तरफ जा रही? स्केल रखो, अगर बीच रास्ते मिरर ना होता तो सीधे C पे जाती, वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, तो ऐसी दिशा में क्या? वापस लौट जाएगी। मतलब आप यूं कह सकते हो, ये किरण अगर इस प्रकार से ऐसे करते 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 आपका यहां पर अगर आप C पे आवे तो यहीं से फिर क्या होगा? वापस लौट के और उधर चली जाएगी। अभी हमने पहले भी समझाया था, एक बार फिर समझा दें। आप देखना, बिंदु B पे अगर आपसे कहे अभिलंब खींचो, तो वक्रता केंद्र से मिलाते हुए डॉटेड लाइन खींचोगे, यही तो अभिलंब कहलाएगा। और साथ ही साथ ये आपतित किरण है, उसी अभिलंब पर है, मतलब आपतन कोण का मान क्या? 0 है। तो आप जानते हो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 0 होगा। जो प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी, अब लंबवत इस प्रकार से C की तरफ आ रही होगी, वो आपका लेंस से परावर्तित होकर और उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। आप जानते हो आपतित किरण, ये दोनों जहां मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? बिंब। और बिंब माने क्या? वस्तु। और वस्तु को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट इंग्लिश में, जिसका पहला वर्ड क्या? O। तो ये आपका O और ये O डैश हो गया। अच्छा, ये आपका जो इधर वापस जा रही है, यहां से ऐसे वापस, ये कौन सी? परावर्तित किरण। और ये कौन सी? परावर्तित किरण। तो दोनों परावर्तित किरणें आपस में, आप देख रहे हो यहां पे इस जगह पे मिल रही हैं, ऐसे इस जगह पे, ठीक। तो इसका मतलब क्या? वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा। ये I हो गया और ये I डैश हो गया। अच्छा, प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे बना, वस्तु से छोटा बना, वस्तु के सापेक्ष सीधा बना और आभासी बना। साथ ही साथ आप देखना, यहां से ध्रुव, देखो सारी दूरियां ध्रुव से नापते हैं दर्पण के, ठीक। तो आप जानते हो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या? R प्लस सिंबल के साथ, क्योंकि दाईं तरफ है। यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये फोकस है ना, ये फोकस बिंदु, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी स्मॉल f प्लस सिंबल के साथ, ठीक। क्यों? क्योंकि दाईं तरफ है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या? V प्रतिबिंब की दूरी है, और किसमें? प्लस सिंबल के साथ। क्यों? क्योंकि दाईं तरफ है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी U माइनस सिंबल के साथ। क्यों? क्योंकि बाईं तरफ है। अब ये किरण आरेख आपने देखा। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो हमने पहले थ्योरी लिख रखी है। अब देखो अवतल दर्पण वाली बिल्कुल सेम थ्योरी यहां तक चलेगी क्वेश्चन नंबर 2 तक। कैसे? आप देखो आरेख से स्पष्ट है कि त्रिभुज O डैश C, आप देखो O डैश C, ये ठीक, तथा त्रिभुज I डैश C, I डैश C, ये दोनों समरूप हैं। भाई आप जानते हो एक ट्रायंगल अगर इस प्रकार से ऐसे है और एक ट्रायंगल आपका इसी के अंदर बन गया, तो बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल दोनों समरूप हुआ कि नहीं हुआ? अगर समरूप हुआ तो बड़े ट्रायंगल में लंब आधार में जो भी अनुपात होगा, छोटे ट्रायंगल में लंब आधार में वही अनुपात होगा। तो ऐसी कंडीशन में देखो, ऐसी दशा में दोनों त्रिभुजों में लंब तथा आधार का अनुपात एक समान होगा या बराबर होगा। अतः तो बड़े त्रिभुज में आओ, तो बड़े त्रिभुज में क्या? O डैश अपॉन OC, ये लो यहां तक,
बराबर आई डैश छोटे ट्रायंगल में अपान आई सी या सी आई। ठीक, ये आपका हो गया। अच्छा, अब हम क्या करें, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब लंब को हमने एक तरफ कर लिया, आधार आधार को एक कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद फिर ट्रायंगल आई आई डैश एफ, आप डायग्राम में देखो आई आई डैश एफ ये ट्रायंगल, और साथ ही साथ ट्रायंगल ए एन एफ। आप देखो यहाँ पे ए एन एफ क्या चीज है, हम यहाँ पे बिंदु ए से एक लंब गिराएंगे ऐसे ऐसे यहाँ पे, और इसका नाम क्या हो गया एन। ठीक, तो जरा आप देखना यहाँ पे ट्रायंगल आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ, ठीक, और ट्रायंगल ए एन एफ, ए एन एफ, ये दोनों क्या समरूप हैं, कैसे आप खुद यहाँ पे देखना। आप सुनो, ए एन एफ आपका इस प्रकार से है, जैसे आप देखो यहाँ पे ऐसे ए, आप देखो ए और यहाँ पे क्या एन और यहाँ पे क्या एफ, ये हो गया, और उसी के अंदर ही आपका ये है ऐसे आई आई डैश एफ, आप ध्यान से देखना। ठीक, तो बड़ा ट्रायंगल कौन है, ए एन एफ, छोटा ट्रायंगल कौन, आई आई डैश एफ, ये दोनों समरूप हुए कि नहीं हुए, और जब समरूप हुए तो बड़े ट्रायंगल में लंब आधार में जो अनुपात होगा, छोटे ट्रायंगल में लंब आधार में वही अनुपात होगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखना, देखो आई आई डैश क्या है आपका, छोटे त्रिभुज में आपका यहाँ पे लंब, और आई एफ छोटे त्रिभुज में आधार, बराबर ए एन बड़े त्रिभुज में लंब, और एफ एन आपका बड़े त्रिभुज में आधार, ये हो गया। ठीक, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, हमने क्या किया, लंब आपका यहाँ पे इकट्ठा कर लिया और आधार हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आई आई डैश अपान ए एन बराबर आई एफ अपान एफ एन हो गया। अच्छा, आप ये भी जानते हो, डायग्राम में देखना, यहां से समांतर तो आपका यहाँ पे किरण गई है, इसका नाम ए है, इसका नाम एन है, तो निश्चित रूप से ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब ओ डैश और ए एन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे देखो ए एन बराबर क्या, ओ डैश, तो हमने ए एन की जगह पे ओ डैश लिख दिया, तो इस प्रकार से आपका निकल के आई आई डैश अपान ओ डैश बराबर आई एफ अपान एफ एन, या इसी को हम चाहे तो उलट दें, तो ओ डैश अपान आई आई डैश बराबर कितना हो गया, एफ एन अपान आई एफ, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इतनी पूरी लाइन अवतल दर्पण में भी लिखी गई थी, और इतनी पूरी लाइन आपका उत्तल दर्पण में भी लिखी जा रही है, हमने कोई चेंज नहीं किया। चेंज अब आगे होगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दो, आप यहां पे देखना, समीकरण 1 व समीकरण, ठीक है, 2 की तुलना करने पर, चलो दोनों को कंपेयर करो, तो आप देख रहे हो दोनों का एलएचएस क्या बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड ओ डैश अपान आई आई डैश, ओ डैश अपान आई आई डैश, तो निश्चित रूप से आरएचएस क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओसी अपान, यहां पे देखो सी आई इक्वल टू, यहां पे एफ एन अपान आई एफ, तो यहां पे क्या हो गया एफ एन, और यहां पे क्या हो गया आई एफ, ये हो गया। अब वैल्यूज की रखनी है, लेकिन डायरेक्ट हमको ओसी की वैल्यू नहीं मालूम है, या डायरेक्ट हमको आपका सारी वैल्यू नहीं मालूम है, हमको तो बस इतना मालूम है कि दर्पण से वस्तु की दूरी u से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v से, और फोकस दूरी स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या को r से, और हमको यह भी मालूम कि r बराबर क्या 2f होता है। इसके अलावा हमको बाकी और कुछ नहीं मालूम है। ठीक, कैसे क्या चेंज किया जाए, आप देखो OC, तो पहले आप देखो OC है कहां पे, O से लेके C तक की दूरी। ठीक, तो अगर आप इसको चाहो तो OC की जगह पे OP प्लस PC लिख सकते हो कि नहीं। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, OP प्लस PC, ये हो गया कहां पे, OC की जगह पे। ठीक, अच्छा फिर CI, तो CI कहां पे है, ये CI हो गया, तो इसको अगर आप चाहो तो PC माइनस PI लिख सकते हो कि नहीं। तो आप यहां पे देखना PC माइनस PI इक्वल करो, एक बार आप फिर देखना OC, O से लेके C तक की दूरी। ठीक, तो आप एक काम करो, O से लेके P तक की दूरी ले लो, और P से लेके C तक की दूरी ले लो, और दोनों को आप जोड़ दो, OC निकल आएगी। फिर यहाँ पे CI है, तो CI का तात्पर्य यहाँ पे क्या होगा, CI ये दूरी। ठीक है, तो आप एक काम करो, P से लेके C तक की दूरी ले लो, और उसमें से P से लेके I तक की दूरी को क्या करो, घटा दो, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, CI निकल आएगा आपका यहाँ पे CI। ठीक, FN आप देखना, तो FN कहाँ पे, आप देखो F और N ये। ठीक, तो आप जानते हो, देखो दर्पण हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, इसके पहले भी हमने अवतल दर्पण बताया था, तो आप जानते हो M1 से लेकर M2 तक की दूरी को द्वारक कहते हैं। आपको बेहतर समझ में आ जाए, द्वारक काफी बड़ा करके दिखाया जा रहा है। व्यवहारिक रूप में बहुत छोटे द्वारक के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटे द्वारक के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये बहुत छोटा होगा तो बिंदु ए यहाँ पे नहीं होगा, बिंदु ए आपका P के बिल्कुल करीब कहीं होगा, और जब करीब कहीं होगा तो जब लंब गिराओगे तो आप जानते हो P से लेकर N तक की दूरी आपकी क्या होगी, उपेक्षणीय होगी। किसकी तुलना में, U की तुलना में, V की तुलना में, F की तुलना में, R की तुलना में P से लेकर N तक की दूरी क्या होगी, उपेक्षणीय होगी।
तो ऐसी कंडीशन में आप देखना ऊपर जो लिखा है आपका Fn, तो Fn को अगर हम चाहें तो बराबर Fp भी लिख सकते हैं, ठीक। ये आप कहोगे Fp, क्यों? क्योंकि आप जानते हो Fn लगभग बराबर Fp। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक रूप में द्वारक बहुत छोटा होता है, द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु ए क्या होगा, ध्रुव के काफी करीब होगा। जब ध्रुव के काफी करीब होगा तो ये दूरी एक प्रकार से क्या हो जाएगी, उपेक्षणीय हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद चलो फिर IF, तो IF देखो यही दूरी तो है, डायरेक्ट हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको मालूम है कि अगर PF में से PI घटा देंगे तो हमको IF मिल जाएगा, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया, PF माइनस और यहां पे क्या PI, ये ठीक। अब चिन्ह सहित सारे मान रखे जाने हैं। आप देखना सबसे पहले आप देखना यहां पे OP प्लस PC, फिर PC माइनस PI, फिर यहां पे FP अपान PF माइनस PI, ठीक। सारे ब्लॉक हमने बना दिए, बस केवल वैल्यू यहां पे रखनी है। आप सुनो, तो सबसे पहले OP, O से लेके P तक की दूरी, ठीक। आप जानते हो समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती हैं। तो P से लेके यहां तक की दूरी मतलब ध्रुव से आपका कहां, वस्तु की दूरी किससे, U से, बाईं तरफ की दूरी किसमें, माइनस चिन्ह के साथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस U। फिर PC, P से लेके C तक की दूरी वक्रता केंद्र, तो ये क्या कहलाएगा, प्लस कैपिटल R। प्लस क्यों, राइट साइड में है। अच्छा, उसके बाद आओ फिर PC, तो आप जानते हो ये, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस R। अभी आपने लिखा है यहाँ पे PC की जगह पे ये, ठीक। माइनस PI, तो P से लेके I तक की दूरी मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखोगे, V से, और दाईं तरफ है तो प्लस V, ये हो गया। उसके बाद देखना फिर FP, तो FP का मतलब आप देखो FP मतलब दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी मतलब फोकस दूरी दाईं तरफ है तो किस सिंबल के साथ, प्लस स्मॉल f। आपको फिर याद दिलाएं, फोकस बिंदु को कैपिटल F से और फोकस दूरी को स्मॉल f से। आप देखो हमने स्मॉल f का प्रयोग किया है, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो फिर PF, ठीक। तो आप जानते हो PF या FP एक ही बात तो हुई। PF आप देखो P से लेके F तक की दूरी, यही तो हुआ, तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्लस F, ठीक। फिर यहां पे माइनस करके PI, P से लेके I तक की दूरी, तो आप जानते हो I का मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी, किससे लिखोगे, V से, दाईं तरफ है प्लस में, तो यहां पे क्या हो गया, प्लस V, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको सावधानी पूर्वक सॉल्व कर लिया जाए, चिन्ह का जरूर विशेष यहां पे ध्यान रखना। आप देखो प्लस प्लस का गुणा क्या, प्लस ही होगा, तो एक काम करें, ये माइनस है तो अगर हम चाहें यहां पे तो R माइनस U ऐसे लिख सकते हैं, ये ठीक। अच्छा, यहां पे आप देखना प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस में है ही है, तो यहां पे क्या हो गया, R और माइनस V दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, F अपान, ठीक। ये प्लस में और ये माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, F माइनस V, ये हो गया। अब हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, 2F, तो जहां पे R दिख रहा है यहां पे तो यहां पे क्या 2F लिख दें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2F माइनस U अपान 2F माइनस V दैट इज इक्वल टू F अपान F माइनस V। ये आपने देखा, चलो ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, तो नेक्स्ट लाइन जब आप लिखोगे यहां पे तो ये बराबर आपका हो जाएगा, मान लो इसका हमने पहले इसमें गुणा कर दिया, ठीक। तो यहां पे हो जाएगा F और इस जगह पे आप आ जाओ 2F माइनस V, ठीक। हमने इसका इसमें गुणा कर दिया, ठीक। अब इसका इसमें गुणा होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2F माइनस U, और फिर यहां पे क्या, F माइनस V, ठीक। ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इससे गुणा किया तो कितना हो गया, F और यहां पे 2F माइनस V। आप देखो फिर हमने इसका इसमें गुणा किया तो यहां पे कितना हो गया आपका, देखो 2F माइनस U और यहां पे क्या, F माइनस V। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखना पहले इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर, इसका हमने इसमें गुणा किया, फिर इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, माइनस VF, ठीक। फिर आप यहां पे आओ, इक्वल का सिंबल लगाओ, अब इसका इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा, माइनस 2VF, ये हो गया। फिर आप इनको पकड़ो, माइनस U का F में गुणा करो तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस UF, ठीक। और फिर इसका इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा, प्लस UV, ये आपने देखा। अब सुनो, यहां पे 2F स्क्वायर है और यहां पर भी 2F स्क्वायर है,
अगर हम इस 2f² को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, -2f², और एक 2f² पहले से बैठा हुआ है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो चाहे पक्षांतर करो तब कैंसिल करो, या एक लाइन की बचत हो जाएगी, आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो। ये लो, नेक्स्ट लाइन आप देखो फिर क्या आएगा। आप देखना यहां पे -vf दैट इज इक्वल टू -2vf, ठीक, -uf और प्लस uv, ये निकला। अब देखो vf दो जगह लिखा हुआ है, यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है, तो ये आपका -2vf है, इसको हम इधर ले आए तो +2vf हो जाएगा। तो यहां पे हो गया फिर 2vf और -vf दैट इज इक्वल टू यहां पे uv और -uf, ये हो गया, ठीक। अब आप आगे चलो, इसके बाद देखना फिर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, vf दैट इज इक्वल टू uv, ठीक, और यहां पे -uf, ये हो गया। अब हम एक काम करें, बोथ साइड हम यहां पे क्या डिवाइड कर दें uvf से, तो आप यहां पे हो दोनों पक्षों में uvf से भाग करने पर, दोनों पक्षों में, ठीक है, uvf से भाग करने पर, चलो भाग किया जाए। तो यहां पे क्या हो गया, vf अपान uvf, यहां पे uv अपान uvf और -uf, ठीक, अपान uvf, ठीक। अब आप देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यहां पे vf से vf कैंसिल हो गया, ठीक, यहां पे आओ uv से uv कैंसिल हो गया, फिर यहां पे uf से u और f कैंसिल हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखोगे यहां पे अगली लाइन आएगी 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f और -1/v, ये निकला। अब एक काम करो, f को एक तरफ रखो, uv को आप एक तरफ ले आओ, तो -1/v है ना, इसको आप इधर ले आओ, तो यहां पे हो गया 1/v प्लस 1/u और दैट इज इक्वल टू 1/f, ठीक। ये आपने देखा उत्तल दर्पण के लिए uvf में संबंध। और एक विशेष बात आपने देखी होगी, अवतल दर्पण के लिए भी uvf में संबंध यही निकला था, 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो देखो रिलेशन दोनों के लिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, यही रिलेशन होगा। एक बार फिर बोल दें 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। फिर आप पूछोगे क्या दोनों में कोई अंतर नहीं है? हाँ है, बिल्कुल अंतर है। अंतर जानते हो? अंतर आप पैदा करोगे तब जब आप यहाँ पे uvf का मान रखोगे। मान रखते समय उत्तल दर्पण होगा तो उस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करोगे uvf का, अवतल दर्पण होगा तो अपने हिसाब से वहां पे चिन्ह का प्रयोग करोगे। तो चिन्हों को ध्यान में रखोगे आप वहां पे कि कौन सा दर्पण है, वस्तु कहां बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इस प्रकार से आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। और एक जानकारी आपको दें, ये तो दर्पण में देखा, अभी आगे चल के आप पढ़ोगे लेंस के बारे में, और लेंस के बारे में जब पढ़ोगे वहां पर भी हम uvf में संबंध निकलवाएंगे। तब संबंध जानते हो क्या निकलेगा, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पहले दर्पण की पूरी पढ़ाई कर लो, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर आपका लेंस पे लेके चलेंगे, तब वहां पर डेरिवेशन कराएंगे। आपको सिर्फ इतना समझना है कि उत्तल दर्पण है और चाहे अवतल दर्पण है तो उसमें क्या होगा, 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। और उत्तल लेंस है और चाहे अवतल लेंस है तो उसमें फॉर्मूला क्या निकलेगा, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, जो कि आगे आपको पढ़ना है। अब आगे चलते हैं इसके बाद फिर संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु क्या होता है। आप देखना सामने यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं, आप सुनना। आप देख रहे हो यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर, इसका नाम कुछ मान लो M1, यहाँ पे M2, ठीक। ये इसको बनाते समय हमने सेंटर इसको माना था, तो ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। बाईं तरफ है माइनस में, और आप जानते हो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी कर दो तो ये बराबर क्या होता है, फोकस दूरी। तो आप जानते हैं इन दोनों का मिड यहां पे है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। स्मॉल एफ से लिखी जाएगी, बाईं तरफ है किसमें, माइनस सिंबल के साथ। यहां पे एक वस्तु रखा है, परिमित आकार का वस्तु है, वस्तु का नाम क्या, ओ डैश। आप देखो यहां से एक प्रकाश किरण निकली, आप देखो यहां से एक प्रकाश किरण निकली जो कि मुख्य अक्ष के क्या समांतर है, दर्पण से परावर्तित हुई, ठीक, और फोकस से होकर गुजरी ऐसे, ये ठीक। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ गई। आप कई बार समझ चुके हो, वक्रता केंद्र की तरफ से जो जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जो गुजरेगी, वो दर्पण से परावर्तित होकर और बैक टू पवेलियन हो जाएगी, मतलब उसी रास्ते पे ऐसे वापस हो जाएगी।
ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, आपतित दोनों किरणें जहां पर ही मिलते हैं उसको आप क्या कहते हो? बिंब। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। और ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों जहां मिलते हैं उसको आप क्या कहते हो? प्रतिबिंब, इमेज, आई डैश। आप देख रहे हो वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बना, वस्तु से क्या छोटा प्रतिबिंब बना और वास्तविक प्रतिबिंब बना। अब ऐसी कंडीशन में जानते हो, अगर वस्तु को यहां पे रखें प्रतिबिंब यहां बन गया, और अगर वस्तु को यहां पे रखें तो प्रतिबिंब यहां बन जाए, तो इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु। आप यूं कह सकते हो कि किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी बिंदु पर बने, और दूसरी बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर पहली बिंदु पर बन जाए, तो ऐसी दशा में उन दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? संयुग्मी बिंदु कहते हैं, या उसी को हम संयुग्मी फोकस भी कहते हैं। अच्छा, उत्तल दर्पण में अगर देखा जाए तो उत्तल दर्पण में यह घटना संभव नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वस्तु यहां पे रखा है और प्रतिबिंब दूसरी तरफ बन रहा है। ठीक है, वस्तु को यहां पे रख के प्रतिबिंब आपने बना लिया, लेकिन अगर आपसे कहें कि वस्तु को यहां पे रखो तो क्या प्रतिबिंब यहां बनेगा? कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर पालिशदार सतह है, प्रकाश किरण इस पार से इस पार आएगी ही नहीं। तो आप यूं कह सकते हो कि संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। और संयुग्मी बिंदु होता क्या है? आप यूं कह सकते हो कि दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर कोई दो ऐसे बिंदु कि एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी बिंदु पर बने और दूसरी बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहली बिंदु पर बने, तो उन दोनों बिंदुओं को आप क्या बोलोगे? संयुग्मी बिंदु कहोगे आप यहां पे। ठीक है, या कॉन्जुगेट पॉइंट्स आप बोलोगे, या उसी को हम संयुग्मी फोकस भी कहते हैं। आप जानते हो दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के रेशियो को, अनुपात को, निष्पत्ति को, जिस किसी नाम से आप पुकारो, उसको हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। यानी कि आप यूं कह सकते हो रेखीय आवर्धन बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होगा, हम उसका डेरिवेशन करने चल रहे हैं। सामने डायग्राम में आप देख रहे हो एक कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण, एक वस्तु सामने, उसका नाम क्या? ओ डैश। वस्तु से प्रकाश किरणें निकल रही हैं। देखो निकलने के नाम पे तो तमाम किरणें निकलेंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, उधर भी जाएंगी। हम केवल उन किरणों को ले रहे हैं जिनके बारे में नियम हमको मालूम है। 3 किरण हमने लिया और ऐसी ऐसी किरण ले जिनके बारे में हमको नियम मालूम है। आपको दिखाएं, पहली किरण ये जा रही, मुख्य अक्ष के समांतर है, आप पढ़ चुके हो, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, ये फोकस है, गुजर रही है। दूसरी किरण ये सीधे यहां से निकल के कहां? ध्रुव पे गई। आप जानते हो ये जो मुख्य अक्ष है ये एक प्रकार से ध्रुव पे क्या होगा? अभिलंब होगा, और ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण। देखो इस किरण के लिए ये आपतित किरण है बिंदु P पर, आप जानते हो अभिलंब ये हो गया कौन? मुख्य अक्ष। तो ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण के। ठीक, जितना कोण ये है उतना कोण यहां बनाते हुए ये किरण इधर निकल रही, इसके बारे में भी नियम मालूम है। तीसरी किरण आप देख रहे हो वक्रता केंद्र से गुजर रही है, बैक टू पवेलियन। आप जानते हो यहां से सीधे यहां पहुंची और यहीं से फिर वापस लौट गई। क्यों लौट गई? कई बार हम समझा चुके हैं। अब देखो तीनों परावर्तित किरणें यहीं पे आके मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसी जगह पे बनेगा, आई डैश। और तीनों किरणें यहीं से तो निकल रही हैं, तो आप जानते हो तीनों आपतित किरणें यहां पे मिल रही हैं, तो आप जानते हो ये क्या? बिंब हुआ। बिंब मतलब क्या? वस्तु हुआ जिसका नाम क्या? ओ डैश। और ये परावर्तित किरण जो यहां से ये आई, और ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, तीनों परावर्तित किरणें यहां पे मिल रही हैं, तो आप जानते हो प्रतिबिंब कहां बना? ये आई डैश। वास्तविक प्रतिबिंब है, वस्तु के सापेक्ष क्या? उल्टा है, छोटा है, और वास्तविक प्रतिबिंब है। और आप जानते हो यहां पे क्या? दर्पण के बाईं तरफ ही है। अब ऐसी कंडीशन में आपको समझाएं रेखीय आवर्धन के बारे में। अभी आपने देखा था, इसके पहले हमने आपको बोला स्मॉल m से लिखते हैं, ये बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? आई डैश। वस्तु की लंबाई क्या? ओ डैश। तो आप यूं कह सकते हो आई डैश अपॉन ओ डैश, इसी को हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवर्धन। और किससे लिखेंगे? स्मॉल m से। मान लो हमने एक सिंबल दे दिया कि प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश ये बराबर क्या है? y2, और वस्तु की लंबाई मतलब ओ डैश ये बराबर क्या? y1। आप पूछोगे y क्यों माना? आप जानते हो y एक्सिस पे तो है, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। तो मान लो ये हमने मान लिया इसकी लंबाई y1 है और उसकी लंबाई कितनी? y2 है। अब ऐसी कंडीशन में डायग्राम को ध्यान से देखना। आप जानते हो ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल ओ डैश और P, ठीक, और साथ ही साथ ट्रायंगल आई डैश P, ये दोनों क्या? समरूप होंगे। देखो हम सर्वांगसम नहीं कह रहे हैं, समरूप, डिजाइन सेम है। ऐसी कंडीशन में आप देखना तो लंब और आधार का अनुपात दोनों त्रिभुजों में क्या होगा? बराबर होगा।
आपको समझाएं, त्रिभुज ओ डैश पी और त्रिभुज आई आई डैश पी ये दोनों क्या समरूप हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, दोनों त्रिभुजों में लंब और आधार का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। उसी बात को हमने यहां पे लिखा, ओ डैश पी तथा आई आई डैश पी दोनों समरूप हैं। इन दोनों त्रिभुजों में लंब और आधार का अनुपात क्या होगा, एक समान होगा। अतः तो पहले त्रिभुज में आओ, ओ डैश पी में, ओ डैश पी, इसमें लंब कौन है, ओ डैश, तो ठीक है ओ डैश हो गया। और बटे आधार, तो आधार कौन, पी ओ, तो आधार पी ओ हो गया, बराबर। अब दूसरे त्रिभुज में आओ, आई आई डैश, ये लंब हो गया, और पी आई ये आपका यहाँ पे क्या आधार हो गया। तो लंब बटे आधार पहले त्रिभुज में, लंब बटे आधार दूसरे त्रिभुज में। अब एक काम करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर रेखीय आवर्धन होता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई कौन है, आई आई डैश, हमने यहां पे लिया। वस्तु की लंबाई कौन, ओ डैश, हमने यहां पे लिया। आप यूं कह सकते हो, आई आई डैश को हमने यहां पे रोक लिया, ओ डैश को इधर भेज दिया और पी आई आपका इधर चलाया। नेक्स्ट लाइन आपकी ये आई आई डैश अपॉन ओ डैश दैट इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी ओ। अब चिन्ह सहित मान रखेंगे, आई आई डैश अभी आपने माना प्रतिबिंब की लंबाई कितनी, y2 है, ठीक, तो हमने y2 लिखा, लेकिन आगे माइनस का सिंबल लगा दिया। क्यों लगाया, आप जानते हो मुख्य अक्ष के क्या नीचे है, y2 हो गया। फिर o डैश क्या, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु कहां, ऊपर की तरफ है, तो आप जानते हो प्लस y1 हो गया। वस्तु की लंबाई अभी आपने क्या y1 माना है, प्लस क्यों हुआ, मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये माइनस क्यों हुआ, मुख्य अक्ष के नीचे है, दैट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे पी आई का तात्पर्य क्या हुआ, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। आप जानते हो प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, तो v हो गया, और क्योंकि दर्पण के बाईं तरफ है माइनस v हो गया। फिर यहाँ पे क्या, पीओ, तो आप जानते हो p और यहाँ पे o मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, तो आप जानते हो किससे लिखेंगे, u से, और दर्पण के बाईं तरफ है माइनस कर दिया। अब आप आगे देखना, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे देखो रिमूव नहीं हुआ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आप यूं कह सकते हो माइनस y2 अपॉन y1 बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन u। हम बोथ साइड माइनस सिंबल से क्या मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस वाला क्या प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा। तो आप यूं कह सकते हो, आपका अगली लाइन जो निकलेगा, y2 अपॉन y1 बराबर माइनस v अपॉन u। और y2 अपॉन y1 बराबर क्या होता है, m होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। तो आप जानते हो स्मॉल m मतलब क्या, रेखीय आवर्धन बराबर कितना हो गया, माइनस v अपॉन u। जब कभी भी इस फार्मूले में मान रखेंगे, चिन्ह का जरूर ध्यान रखना। इस प्रकार से आपने देखा रेखीय आवर्धन के बारे में। देखो रेखीय आवर्धन को हम और प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक फार्मूला आपने देखा 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, किसके, दर्पण के बारे में। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि ये फार्मूला किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए कि कॉन्केव के लिए, तो आपका यही जवाब होगा, ये फार्मूला दोनों के लिए है। आपने शुरू में डेरिवेशन में देखा, कॉन्केव हमने लिया तब भी फार्मूला निकला, कॉन्वेक्स लिया तब भी फार्मूला निकला। देखो फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, ये आपका निकला। आप एक काम करो, बोथ साइड v से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, ठीक। तो जब v से मल्टीप्लाई करोगे, आप देखना, तो यहां पे v प्लस यहां पे u, यहां पे f, ठीक। और v से आपने मल्टीप्लाई किया तो v यहां पर भी आ गया, v यहां पर आ गया, और v यहां पे आ गया। अब आप आगे देखना, v से v यहां पे क्या कैंसिल हो गया, तो फिर आप आगे देखना v अपॉन u, और अभी आपने क्या देखा, v अपॉन u जो आपका होगा ये बराबर क्या हो जाएगा, m के, लेकिन माइनस m, ध्यान रखना, क्योंकि आप जानते हो माइनस v अपॉन u बराबर क्या होता है, m के होता है। तो आप यहां पर देखना पहले, तो v अपॉन u ये ऐसे दैट इज इक्वल टू माइनस m, ये ठीक, और बराबर यहां पे हो गया v अपॉन f, और यहां पे प्लस, और ये कैंसिल हो गया 1। इस प्रकार से आप देख रहे हो 1 माइनस, आप जानते हो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो क्या होगा, माइनस होगा, m दैट इज इक्वल टू v अपॉन f। ये आप यूं कह सकते हो, m को उधर भेज दो तो आप जानते हो प्लस हो जाएगा, तो और इसको आप इधर ले आओ, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन f दैट इज इक्वल टू m। ये आप यूं कह सकते हो m दैट इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f। ये आपका एक फार्मूला ये भी निकल आया। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम चाहें तो बोथ साइड u से मल्टीप्लाई कर दें, एक फार्मूला हमको और मिल जाएगा। देखो फॉर ए मिरर वी नो दैट 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अभी आपने डेरिवेशन किया है, इसी वीडियो के आपने शुरुआत में देखा है। यहां पे आपने देखा था हमने बोथ साइड यहां पे क्या v से मल्टीप्लाई किया, अब हम यहां पे बोथ साइड यहां पे क्या u से मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं। तो आप यहां पे देखना, जब u से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी सब जगह यहां पे क्या u आ जाएगा, u, ठीक।
और u, बोथ साइड हम यहाँ पे क्या u से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर भी u आ जाएगा, यहाँ पर भी u आ जाएगा, यहाँ पर भी u आ जाएगा, और साथ ही साथ देखना ये प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल हो गया, इक्वल का सिंबल है यहाँ पे इक्वल हो गया, यहाँ पे v है तो यहाँ पे v हो गया, यहाँ पे u है तो u हो गया, और यहाँ पे f हो गया। ध्यान देना ये आपका u लिखा हुआ है, ठीक। अब आप आगे देखना, u से u ऊपर नीचे यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अच्छा u अपान v, आप जानते हो अभी आपने देखा v अपान u माइनस सिंबल के साथ बराबर क्या होता है m के, और यहाँ पे क्या लिखा है u अपान v, तो u अपान v की जगह पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे -1 अपान m लिख सकते हैं। आप देखना m बराबर क्या -v अपान u, हम v अपान u को यहाँ पे रोक लें, माइनस को इधर भेज दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v अपान u दैट इज इक्वल टू -m। अच्छा इसको आप उलट दो u अपान v, तो u अपान v बराबर क्या हो जाएगा -1 अपान m, वही हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर प्लस का सिंबल है, हमने प्लस का सिंबल लगाया, u अपान u बराबर क्या 1, और यहाँ पे कितना u अपान f, ठीक। हमको किसका मान निकालना है, m का। आप एक काम करो, -1 अपान m है, इसको आप उधर ले जाओ और इसको आप इधर ले आओ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 - u अपान f दैट इज इक्वल टू, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, 1 अपान m, ये हो गया। यहाँ पे f एलसीएम ले लो, ये ऐसे, ठीक। इसी के बाद आप देखना यहाँ पे ऐसे, ठीक। आप देखना f एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे u दैट इज इक्वल टू, u है ये, ठीक, 1 अपान m, तो इस प्रकार से m दैट इज इक्वल टू f अपान f माइनस u। आपने देखा तीसरा फार्मूला आपको मिल गया यहाँ पे क्या m का, इस प्रकार से, ठीक। तो आपने देखा यहाँ पे हमने रेखीय आवर्धन का 3 फार्मूला आपको दिया, एक फार्मूला u और v के पद में, दूसरा फार्मूला आपको दिया यहाँ पे v और f के पद में, और तीसरा फार्मूला आपको दिया u और f के पद में। जहां जैसी आवश्यकता हो, मान लो कोई न्यूमेरिकल मिलता है उसमें u f का मान दिया हुआ है, रेखीय आवर्धन पूछा गया तो आप इसका प्रयोग करना, v और f का मान दिया है, रेखीय आवर्धन पूछता है तो आप इसका प्रयोग करना, u और v का मान दिया है, रेखीय आवर्धन पूछता है, आप इसका प्रयोग करना। कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाई जा सकती है, तो इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं। ये हमारा ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 था, जिसमें आपने दर्पण के बारे में देखा। इसी के बाद अगला वीडियो हमारा रिलीज होगा ऑप्टिक्स का लेक्चर 3, जिसमें अभी हम दर्पण के बारे में और जानकारी आपको देंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आपका हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में शुरू करेंगे। अपवर्तन का नियम क्या है, क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक, और लेंस क्या होता है, किसी भी आपका अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से आपका होगा, ठीक, सारी जानकारी आपको मिलेगी। हमारे ऑप्टिक्स के सीरीज को लेक्चर नंबर 1 से लेके लास्ट तक आप देखना। आप किसी भी कंपटीशन में बैठोगे आप निराश नहीं होगे, आप निश्चित रूप से आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही आओगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।